हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इन ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स। ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ओके, और जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है हमारे दिमाग में ये बात पहले से ही क्लियर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए हमेशा 3 इवेंट्स होते हैं। कितने इवेंट्स होते हैं? 3 इवेंट्स। The first event is called what? Pre-fertilization. Second event is fertilization and third event is post-fertilization events. ओके, हमने शुरू में ही ऐसा डिस्कस किया है कि जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है हम इसे 3 इवेंट्स के थ्रू कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट इवेंट क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हम यहाँ भी आज इस चैप्टर में ऐसा ही कुछ करेंगे। ओके, तो अभी हमने बोला कि ह्यूमन के केस में कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर है? ह्यूमन जो है वो विविपेरस इन नेचर है। विविपेरस इन नेचर कहने का मतलब कि वो यंग वन को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है? यंग वन को। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ओविपेरस है, लाइक एम्फीबियंस। ये सब क्या करते हैं? ये जो है ये एग ले करते हैं। तो एग लेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड ओविपेरस एंड यंग वन प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कॉल्ड विविपेरस। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट पहले हम अपना क्लियर कर लिए यहाँ पे, व्हाट इज विविपेरस एंड ओविपेरस। अब हम आगे बढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन मीन्स इंडिविजुअली ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है? तो हमने अभी बताया ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है हमने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटेड बाय 3 इवेंट्स। फर्स्ट वन इज नोन एज व्हाट? तो फर्स्ट वन इज नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन। Second event is known as fertilization and the third event is known as post fertilization events. Clear है? Pre fertilization, fertilization and post fertilization events. Pre fertilization की बात करते हैं तो pre fertilization को यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर के थ्रू। सेम ऐसा ही हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट में भी हम किस रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ ह्यूमन में भी हम किस रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमने क्या बोला? सेम 3 इवेंट्स के थ्रू ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसमें फर्स्ट इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन मींस फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट, जो कि क्या क्या होगा इस इवेंट में? एक्चुअली ये जो है ये प्रिपरेटरी फेज है मींस इसमें प्रिपरेशन होता है। किसका प्रिपरेशन हो रहा है? गैमेट का प्रिपरेशन हो रहा है ना? एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज व्हाट? गैमेटोजेनेसिस। आफ्टर गैमेटोजेनेसिस व्हाट अकर्स? गैमेट ट्रांसफर अकर। क्लियर है? तो गैमेटोजेनेसिस की अगर हम बात कर ले बच्चों, तो यहाँ जो गैमेटोजेनेसिस होगा वो मेल गैमेटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस हो रहा है ना? तो पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हम यहाँ गैमेट ट्रांसफर डिस्कस करेंगे। Gametogenesis, 2 types of, one is male gametogenesis and another one is known as female gametogenesis. Clear है? Male gametogenesis की हम बात करते हैं तो in human male gametogenesis is known as spermatogenesis. Spermatogenesis. Why in human male gametogenesis is known as spermatogenesis? Because in human male gamete is known as sperm. So formation of male gamete is called male gametogenesis and male gamete is what? Male gamete is a sperm. So formation of sperm is known as spermatogenesis. Clear है? In human
Female gametogenesis is known as oogenesis. Oogenesis. Because in human, female gamete is known as फीमेल गैमेट को हम ओवम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ओवम. क्लियर है? तो द फर्स्ट इवेंट ऑफ pre-fertilization is what? Gametogenesis. And in case of human, gametogenesis is two types of. One is male gametogenesis and another one is female gametogenesis. In male gametogenesis, sperm is formed, so the process is known as spermatogenesis. And in female gametogenesis, what is formed? Ovum is formed, and the process is known as oogenesis. अब एक नेक्स्ट टर्म आता है इसमें. क्या? तो नेक्स्ट टर्म हमने पढ़ा, जैसे कि हम यहाँ कर लेते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंसिस्ट ऑफ गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड इज व्हाट? तो सेकंड इज नोन एज गैमेट ट्रांसफर. गैमेट ट्रांसफर. क्लियर है? गैमेट ट्रांसफर की बात करते हैं तो गैमेट ट्रांसफर जो यहाँ पे होगा, किसमें होगा? मेल से फीमेल बॉडी में. किसमें होगा? मेल से फीमेल बॉडी में. क्योंकि हमने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन इज टू टाइप्स ऑफ. वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दोनों के दोनों गैमेट को कहीं बाहर मीडियम में छोड़ दिया जाता है और ये दोनों गैमेट आपस में आउटसाइड द बॉडी फ्यूज करते हैं. दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. But in case of internal fertilization, male gamete goes inside the body of female gamete and fuses them here. Means वहाँ जाके female body के अंदर जाके वो female gamete को fuse करता है. The process is known as internal fertilization. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं in human, तो in human internal fertilization occurred. Human में कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा. और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होगा? मेल गैमेट जो है वो कहाँ जाएगा? फीमेल गैमेट के पास. क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो गैमेट ट्रांसफर का प्रोसेस है, मींस ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया टू फीमेल बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज इंसेमिनेशन. ये न्यू टर्म है आपके लिए. हमने बोला हेयर गैमेट ट्रांसफर इज नोन एज व्हाट? इंसेमिनेशन. क्लियर है? व्हाट इज इंसेमिनेशन? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज insemination. What is insemination? Gamete transfer. So pre-fertilization event completed by gametogenesis, and after gametogenesis what is performed? Gamete transfer. क्लियर हो गया? सेकंड जो इवेंट है हमारा फर्टिलाइजेशन, ये हमारे लिए वेल नोन है. फ्यूजन ऑफ मेल एंड female gamete is known as fertilization. Fusion of male gamete and female gamete. Third event is what? The third event is known as post fertilization. और post fertilization में क्या होगा? यहाँ जो fertilization हुआ, फ्यूजन के थ्रू किसका फॉर्मेशन हुआ? जाइगोट का. In post fertilization, this zygote converted into embryo. है ना? इस जाइगोट का कन्वर्जन किसमें हो रहा है? एम्ब्रियो में. तो इन ह्यूमन आप देखोगे यहाँ पे जाइगोट जो कि सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है ना? ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर में रिपीटेडली क्लीवेज होता है. वन सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू सेल, फर्दर 4 सेल. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो आपस में मिलके फाइनली फॉर्मेशन करते हैं डिफरेंट स्टेजेस का, लाइक ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, मोरुला. ये सब स्टेजेस होते हैं. ठीक है? और ये सब किसके स्टेजेस हैं? तो डेवलपमेंट के. इनके अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उसके स्टेजेस है. मतलब सम आर कंपोज्ड ऑफ 16 सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ 32 सेल्स, some structure is composed of 64 cells.
तो इस तरह से डिफरेंट सेल्स के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर का। क्लियर है? तो एक सर्टेन स्टेज में जब ये जाइगोट एक मान लो कि ये जो जाइगोट है ये यहाँ पे क्या हो गया, ये सर्टेन सेल्स का जब बन जाता है तो ये जाके फीमेल, क्योंकि ये फ्यूजन कहाँ हो रहा है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो फीमेल बॉडी का जो यूटेरस होता है, यूटेरस के यूटेराइन वॉल के साथ जाके ये एम्ब्रियो जो है वो अटैच हो जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो का क्या हो गया, अटैचमेंट, किसके साथ, तो यूटेराइन वॉल ऑफ फीमेल। मान लेते हैं ये जो पार्ट है ये फीमेल का यूटेरस है और यहाँ पे आके अटैचमेंट हो रहा है इस यूटेराइन वॉल, दिस वॉल इज नोन एज यूटेराइन वॉल, इसके साथ अटैचमेंट हो रहा है, किसका अटैचमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो ब्लास्टोसिस्ट का मींस स्टेजेस, दिस इज अ स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक स्टेज है, इसके साथ आके अटैच हो गया, तो अटैचमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर विथ यूटेराइन वॉल is known as implantation. Implantation, मेरी बात को समझ रहे हो? मिस जाइगोट जो कि वन सेल्ड स्टेज, वन सेल का बना हुआ है, उसमें फर्दर क्लीवेज होता है और वो सर्टेन सेल का एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, वो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जाके यूटेराइन वॉल के साथ, फीमेल के यूट्रस के वॉल के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, और ये जो अटैचमेंट हो रहा है किसका, तो इस एम्ब्रियोनिक स्टेज का किसके साथ, यूटेराइन वॉल के साथ, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं हम इसे, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो क्या है ये इम्प्लांटेशन, यहाँ हमने क्या बात की, हमने यहाँ बात की कि ये जो डिफरेंट स्टेज है एम्ब्रियो का, ये इस स्टेज में आके यूटेराइन वॉल के साथ क्या कर रहा है, अटैच हो रहा है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो आप जरा सा यहाँ पे देख लो, अभी जो हमने बोला कि ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट कैसा है, तो सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है ना, ये वन सेल्ड होता है, कैसा होता है, वन सेल्ड, इसमें फर्दर क्लीवेज होता है, से क्या बना, टू सेल्ड स्टेज, फोर सेल्ड स्टेज। तो यहाँ जो डिफरेंट डॉटर सेल्स बन रहे हैं जाइगोट के क्लीवेज की वजह से, इस डॉटर सेल्स को हम यहाँ बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। मीन्स यहाँ आफ्टर जाइगोट किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का, तो जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मान लो जैसे ये एम्ब्रियो है, दिस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 4 सेल्स, तो हम बोल सकते हैं कि दिस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लास्टोमियर्स। और इस तरह से जब ये एम्ब्रियो 8 to 16 ब्लास्टोमियर को कंसिस्ट करता है तो ये कहलाता है मोरुला। क्या कहलाता है, मोरुला। 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स के बने होते हैं तो क्या कहलाएगा वैसा एम्ब्रियो, मोरुला। क्लियर है? फर्दर ये मोरुला डिवाइड करके यहाँ पे बनाता क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट। मीन्स ब्लास्टोसिस्ट जो है वो क्या है, मोरुला से डेवलप स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने बोला कि मोरुला क्या था, 8 to 16 ब्लास्टोमियर का बना हुआ है। फर्दर इसमें डेवलपमेंट हुआ और इसने फॉर्मेशन किया, किसका फॉर्मेशन किया, ब्लास्टोसिस्ट का। तो यहाँ जो हमने अभी बात की कि अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विथ यूटेराइन वॉल, तो क्वेश्चन आता है कि एम्ब्रियो किस स्टेज में होता है तो वो यूटेराइन वॉल से अटैच करेगा, इसलिए हमने ऐसा कुछ यहाँ भी आपको बताया, ये हमें आगे डिटेल में पढ़ना है। तो बोला जाता है कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ यूटेराइन वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो ब्लास्टोसिस्ट समझ में आ गया, क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी ब्लास्टोमियर्स। क्लियर है? तो ये ब्लास्टोमियर्स आपस में मिलके किसका फॉर्मेशन किए, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का, एंड दिस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज
attached with uterine wall and the attachment of blastocyst with uterine wall is known as implantation. क्या कहलाएगा? इम्प्लांटेशन. तो हम देख लेते हैं ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है इसमें फर्स्ट इवेंट क्या था? इम्प्लांटेशन, है ना. पहले क्लीवेज हुआ और क्लीवेज के बाद फिर क्या आया? इम्प्लांटेशन आया. क्लीवेज क्यों हुआ? तो ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और ये जाइगोट जाके यूटेरस के वॉल के साथ अटैच हो जाता है. नहीं, जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट होता है. तो जाइगोट में यहाँ जो फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? तो क्लीवेज के थ्रू हो रहा है ना. तो एक प्रोसेस हम यहाँ और लिख लेते हैं. क्या लिख लेंगे? क्लीवेज. Cleavage is the process of post fertilization. मीन्स जाइगोट ने फर्दर सर्टेन स्टेज ऑफ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया और वो एम्ब्रियो जाके किसके साथ अटैच हो रहा है? यूटेराइन वॉल के साथ. दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. हो गया. अब इम्प्लांटेशन जब हो गया किसका? तो इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन वॉल के साथ. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज इम्प्लांटेशन. तो हमारा आंसर होगा ये कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ यूटेराइन वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन. अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ यूटेराइन वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन. अब बात आती है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका अटैचमेंट यूटेराइन वॉल के साथ क्यों हो रहा है. तो आप जानते हो कि मीन्स जब भी किसका फॉर्मेशन होता है? फिटस का फॉर्मेशन होता है. तो फिटस का फॉर्मेशन मदर के उम्ब के अंदर होता है ना. उम्ब मीन्स यूटेरस को ही हम उम्ब बोलते हैं. क्लियर है. तो इनसाइड द यूटेरस डेवलपमेंट होता है फिटस का. क्लियर है. तो फिटस जो होता है वो क्या डायरेक्टली मीन्स उसके आँख कान नाक जो भी ऑर्गन्स हैं वो बने होते हैं? नहीं, उनमें फर्दर डेवलपमेंट होता है और इस डेवलपमेंट के लिए ऑलमोस्ट 280 डेज का टाइम लगता है जिसे हम मानते हैं 9 मंथ का पीरियड. ठीक है ना. एंड इस पीरियड में ही उस फिटस का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है एंड द पीरियड इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड. तो इन गेस्टेशन पीरियड फीटस डेवलप इनसाइड द मदर उम्ब या यूट्रस ऑफ मदर. तो आप जब इनिशियल स्टेज में मीन्स कैसे हुआ इस फिटस का फॉर्मेशन? सिंगल सेल जाइगोट से. तो जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही नाजुक बोलो. वो फर्दर डिवाइड करके यहाँ पे क्या बना रहा है? एम्ब्रियो का बना रहा है. वो भी एम्ब्रियो कितना? ऑलमोस्ट 32 to 64 सेल्स का जब वो हो जाता है तो यूटेरस के साथ जाके अटैच हो जाता है क्योंकि वो बहुत छोटा है ना. एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है. अगर उसको कोई सपोर्ट ना मिले तो फिर मीन्स उसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत होते हैं. तो यहाँ पे इस सपोर्ट के लिए वो यूटेराइन वॉल के साथ अटैच होता है. और भी बहुत सारे रीजन है इस यूटेराइन वॉल के साथ अटैच होने के. तो यूटेराइन वॉल के साथ अटैच होने से तो एक तो उसको सपोर्ट यहाँ मिल रहा है और फिर फर्दर जब वो उसका अटैचमेंट यूटेराइन वॉल के साथ हो जाता है जिस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, उसके बाद उस एम्ब्रियो से डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है. हमने ऐसा पढ़ा है और हम जानते हैं कि कोई भी एनिमल है तो उसके किसी भी ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है वो इसके एम्ब्रियोनिक स्टेज के 3 लेयर्स से होते हैं, है ना. एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ओके, ऑल द ऑर्गन्स आर derived from these 3 layers of embryo. फर्स्ट इज एक्टोडर्म, सेकेंड मेसोडर्म एंड थर्ड इज एंडोडर्म. और हम लोग कैसे? हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है. मीन्स हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो हमारे जो भी ऑर्गन्स होंगे वो इस एम्ब्रियोनिक स्टेज के इसी 3 लेयर्स से फॉर्म होंगे. कौन कौन से? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. तो जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद इस एम्ब्रियो में सर्टेन डेवलपमेंट होता है और इस एम्ब्रियोनिक स्टेज के जो ये 3 लेयर्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. और इस तरह से फर्दर उस फिटस के हर ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है और ये डेवलपमेंट होने में ऑलमोस्ट 9 मंथ का टाइम लगता है. और
और इसी प्रोसेस को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये सब कब हो रहा है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सबसे पहले क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के थ्रू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, और वो जो एम्ब्रियो है वो ब्लास्टोसिस स्टेज में आके यूटेरस के वॉल के साथ अटैच हो गया। प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेन। क्लियर है? और जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगा फिर क्या होगा? जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया फिटस का, तो उसके बाद डिलीवरी ऑफ बेबी होता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। यहाँ पे इम्प्लांटेशन देन गेस्टेशन पीरियड, मीन्स इस पीरियड में डेवलपमेंट हो रहा है फिटस का, और फाइनली क्या होगा? पार्चुरेशन। Parturition is actually known as delivery of baby. So these are the events occurred in sexual reproduction of human. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? ओनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 इवेंट्स के थ्रू कंप्लीटेड होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड इज नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फिर से हम एक बार क्विक रिकैप कर लें। यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस में क्या हुआ? मेल गैमेटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस। Here male gametogenesis is known as spermatogenesis and female gametogenesis is known as oogenesis, and gamete transfer is known as insemination. What is known as gamete transfer? Gamete transfer is known as insemination. और ये जो insemination process है क्या है? By this process male gamete transfer from male external genitalia to female reproductive part. This process is known as insemination. Terms पे पूरा ध्यान रखिए, डायरेक्ट टर्म्स से भी क्वेश्चन आते हैं। Insemination. नेक्स्ट क्या है हमारा? सेकेंड, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड देन जाइगोट इज फॉर्म। थर्ड इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा क्या होगा? क्लीवेज, मीन्स जाइगोट जो है वो फर्दर डेवलप होगा, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिफरेंट सेल ऑफ एम्ब्रियो। मीन्स नेक्स्ट क्या होगा? जब ये एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आ जाता है तो इसकी अटैचमेंट होती है यूटेरस के वॉल के साथ, एंड द प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ओके, आफ्टर इम्प्लांटेशन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये जो फिटस है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट पार्ट्स की डेवलपमेंट होगी, एंड द प्रोसेस इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। और उसके बाद फाइनली क्या होगा? पार्चुरेशन, मीन्स डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो इन्हीं सारी बातों को डिटेल में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद अपना प्री फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट क्या इवेंट है? गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में हम स्टार्ट करेंगे मेल गैमेटोजेनेसिस। तो मेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्लियर करना होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे यहाँ क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान दो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स जब कभी भी ऑर्गन सिस्टम बनता है तो वो डिफरेंट ऑर्गन के एसोसिएशन से बनता है ना। यहाँ भी क्या हम पढ़ रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो टर्म से क्लियर हो रहा है कि डिफरेंट ऑर्गन्स का एसोसिएशन होगा। तो यहाँ इस सिस्टम में सबसे पहले हम देख लें कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट कहाँ होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बताया गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन पेल्विस रीजन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा है ना डिफरेंट रीजन, थोरैसिक रीजन, एब्डोमिनल रीजन, पेल्विक रीजन। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ प्रेजेंट है? ह्यूमन के पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। क्लियर है? अब हम यहाँ बात कर ले कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो इन्वॉल्व होता है ऑर्गन वो है टेस्टिस। क्या है?
टेस्टिस। टेस्टिस के लिए अगर हम बात करते हैं तो टेस्टिस को बोला जाता है कि टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। ओके, अब सवाल आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है कि वो सेक्स ऑर्गन जो कि गैमेट को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? गैमेट प्रोड्यूस करता है। तो हेयर टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट एंड द मेल गैमेट ऑफ ह्यूमन इज नोन एज व्हाट? द मेल गैमेट ऑफ ह्यूमन इज नोन एज स्पर्म। ओके, तो testis is the gamete producing organ. Due to this reason testis is known as primary male sex organ. ये important point है, ध्यान में रखिएगा। What is male primary sex organ? The male primary sex organ is testis. Why any sex organ is called primary? तो वो ऐसा सेक्स ऑर्गन जो गैमेट प्रोड्यूस करता है वो प्राइमरी कहलाएगा। वैसे ही अगर हम फीमेल में बात करते हैं तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा ओवरी। क्यों? क्योंकि ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करेगी? तो फीमेल गैमेट, एंड फीमेल गैमेट इज ओवम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस एंड टेस्टिस इज नोन एज देयर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा और भी बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या है? तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ मेल एसेसरी डक्ट, मीन्स डक्ट आ जाएंगे, ग्लैंड आ जाएंगे, ये सब क्या है? मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हमने बोला कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, मेल एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया फिर से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। Male reproductive system consists of testes, accessory duct, glands and external genitalia, in which testis is known as primary sex organ and the accessory duct and glands are known as secondary sex organ. Clear है? External genitalia जो मेल का होता है उसे हम बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। तो इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, मेल एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसे हम क्या लिख लेंगे? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज नोन एज पेनिस। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले हमें ये सीखना होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने यहाँ क्लियर कर लिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, male accessory duct, accessory glands and male external genitalia and the male external genitalia is known as penis. अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जिसमें कि टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं कि ये जो इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। अब हम वन बाय वन यहाँ इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं टेस्टिस। हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो टेस्टिस इज, तो अभी जस्ट यहाँ पे हमने बात किया, टेस्टिस इज द मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस इज प्रेजेंट इन पेयर। टेस्टिस जो होता है वो पेयर में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? एंड इट इज प्रेजेंट इन स्क्रोटम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्क्रोटम में। अब जैसा कि हमने यहाँ बात किया कि टेस्टिस जो है, सबसे पहले टेस्टिस क्या है? टेस्टिस इज प्रेजेंट इन पेयर एंड दिस टेस्टिस इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम। स्क्रोटम इज अ sac like structure present outside the abdominal cavity
मीन्स एब्डोमिनल कैविटी के से आउटसाइड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, एंड दिस स्क्रोटम कंसिस्ट ऑफ स्क्रोटल सैक एंड इनसाइड द स्क्रोटल दिस टेस्टिस आर प्रेजेंट। ओके, अब ये जो टेस्टिस है, अगर हम इसके यहाँ पे मेजरमेंट की अगर बात करते हैं तो 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ है इसका। एनसीईआरटी ने इसे बताया है, इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ध्यान में रखना है। क्या बोला हमने, टेस्टिस इज प्रेजेंट इन पेयर, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम, स्क्रोटम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, and testis is 4 to 5 centimeter long and 2 to 3 centimeter in width। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो white testis is present inside the scrotum। तो दिस स्क्रोटम, ये जो स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम मीन्स बॉडी टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर 2 to 2.5 अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो डिग्री सेल्सियस लेस होता है, ठीक है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर होता है इसका टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर जरूरी है किसके फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। फिर से, testis is present in scrotum and scrotum is a pouch-like structure present outside the abdominal cavity. This scrotum provide lesser temperature than body temperature, और ये टेम्परेचर लेस टेम्परेचर जरूरी है टेस्ट ये मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए। मेल गैमेट इज व्हाट, स्पर्म। अभी हमने बताया कि टेस्टिस फॉर्म व्हाट, स्पर्म, मींस स्पर्म इज फॉर्म इनसाइड द टेस्टिस, एंड स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस को बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए, और ये लेस टेम्परेचर इसे कौन प्रोवाइड करता है, स्क्रोटम, ठीक है। सो टेस्टिस प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो स्क्रोटम है वो उसका जो टेम्परेचर है वो कितना लेसर टेम्परेचर टेस्टिस को प्रोवाइड करता है बॉडी टेम्परेचर से, तो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ जो पॉइंट है, हमने बोला कि टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज इट प्रोड्यूस मेल गैमेट, एंड मेल गैमेट इज व्हाट, मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म। क्लियर है, तो टेस्टिस जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म का। तो अब इनसाइड द टेस्टिस हाउ स्पर्म इज फॉर्म, इनसाइड द टेस्टिस हाउ स्पर्म इज फॉर्म, ये हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो टेस्टिस है, वन टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ, या इच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। Each testis consists of 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है यहाँ पे कि टेस्टिस जो है वो क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। टेस्टिस कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, इसके लिए पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की बात करते हैं कि टेस्टिस के किस स्ट्रक्चर में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना। तो हम इसे एक फ्लो चार्ट के थ्रू पहले क्लियर कर लेते हैं और फिर हम इसे डायग्राम से क्लियर करेंगे। तो हमने बोला कि टेस्टिस, इच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, ओके, एंड इच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 seminiferous tubule. Each testicular lobule consists of 2 to 3 seminiferous tubule. Clear है? Testis consists of testicular lobule. Testicular, inside the testicular lobule, what is present? Seminiferous tubule, and हम यहाँ इसे क्लियर कर ले, each testicular lobule consists of 2 to 3 seminiferous tubule, and each seminiferous tubule, अगर हम seminiferous tubule की बात करते हैं तो ये जो seminiferous tubule है, जैसा कि अगर हम स्ट्रक्चर देख लें, ये यहाँ पे one testicular lobule है, this one is another,
इस तरह से यहाँ हमने डिफरेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल का स्ट्रक्चर बनाया. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिकुलर lobule and each testicular lobule consists of 2 to 3 seminiferous tubule. हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ 1 2 3 2 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल. ये किसका स्ट्रक्चर है, सेमिनिफेरस टिब्यूल का. ओके, अब each seminiferous tubule consist of, seminiferous tubule की अगर हम बात करते हैं, seminiferous tubule consist of two type of cell. One is known as male germ cell and another one is known as Sertoli cell. फिर से, each testis consist of 2 to 50 testicular lobule. उससे पहले हम देख ले testis is present in pair. Here we discuss about only one testis. One testis consists of 250 testicular lobule. Okay. Each testicular lobule consists of 2 to 3 seminiferous tubule. Clear है? And seminiferous tubule consists of two type of cell. One is known as germ cell, another is known as Sertoli cell. तो हम यहाँ देख लें, ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर बहुत सारे जर्म सेल प्रेजेंट है. रेड कलर से हमने जर्म सेल को रिप्रेजेंट किया, और बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ प्रेजेंट है सर्टोली सेल. मतलब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल, एंड सेमिनिफेरस टिब्यूल कंसिस्ट ऑफ मेल germ cell and Sertoli cell. क्लियर है? This is the structure of single testicular lobule. Each testicular lobule consists of 1 to 3 seminiferous tubule, and seminiferous tubule consists of what? Male germ cell and Sertoli cell. अब आप देखोगे कि ये जो seminiferous tubule है, किसके अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, इसके बीच में यहाँ पे स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, and this space is known as interstitial space. This space is known as interstitial space. Interstitial space. An interstitial space consists of interstitial cell. Interstitial space, the space present between different seminiferous tubule, and this interstitial space consists of a special type of cell. This cell is known as Leydig cell. Leydig cell. फिर से हम देख लेते हैं, testis. Testis is a male primary sex organ. It helps in production of sperm, and this is the structure of testis. Testis consists of testicular lobule. One testis, each testis consists of 2 to 50 testicular lobule. 250 testicular lobule, and each testicular lobule consists of, this is the structure of one testicular lobule, and it consists of 2 to 3 seminiferous tubule. Okay. Seminiferous tubule is composed of two type of cell. One is known as male germ cell and another one is known as Sertoli cell. Male germ cell is more in number as compared to Sertoli cell. Clear है? अब इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट है, क्योंकि सेमिनिफेरस टिब्यूल इज 2 to 3 इन नंबर, और इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट है. इनसाइड दिस स्पेस what is present? Leydig cell is present, and this Leydig cell produce a hormone known as
टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ओके, अब हमें यहाँ क्या जानना था कि टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो टेस्टिस की कौन सा सेल है जो स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा? तो द मेल जर्म सेल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्म का प्रोडक्शन कौन करेगा? मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म। Okay, and what is the function of this Sertoli cell? तो Sertoli cell provide nourishment या nutrition to this developing sperm. Okay, हमने बोला कि seminiferous tubule consist of two type of cell. One is known as male germ cell, another is Sertoli cell. What is the function of male germ cell? The function of male germ cell is the production of sperm, and the function of Sertoli cell is it provide nourishment to developing sperm, yeah, developing male gamete. The third type of cell is known as Leydig cell, and the function of Leydig cell is production of male sex hormone known as testosterone. This hormone stimulates the process of male gametogenesis. Means इस हार्मोन का फंक्शन है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने देखा कि सेमिनिफेरस टिब्यूल कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल, वन इज मेल जर्म सेल, अनदर इज सर्टोली सेल. The function of male germ cell is production of male gamete, and the function of Sertoli cell is it provide nourishment to developing male gamete. And the another type of cell present between this seminiferous tubule is known as Leydig cell, and this Leydig cell produce male sex hormone which stimulate the production of sperm. क्लियर है? तो पहले हमने ये फ्लो चार्ट ध्यान में रखना है. क्या ध्यान में रखना है कि इन मेल टू ए पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट, मीन्स 2 in number, testis is 2 in number, या a pair of testis is present in which each testis consists of 250 testicular lobule, and each lobule consists of 2 to 3 seminiferous tubule. This seminiferous tubule consists of two type of cell. One is known as male germ cell and another one is known as Sertoli cell. The third type of cell is present between these cells are known as Leydig cell, and it produce male sex hormone known as testosterone. अब हम इसे डायग्राम से क्लियर करते हैं. यहाँ इसे हम डायग्राम से क्लियर करने से पहले कुछ बातों को देख लेते हैं कि जैसे टेस्टिस और ओवरी हमने बोला. अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे पार्ट हैं जिसे हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं. दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हमने बोला कि ओवरी आता है और इसके अलावा उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ डक्ट्स एंड ग्लैंड्स होते हैं. तो वहाँ पे देखोगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो ओवरी है ना. तो जो भी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन मींस टेस्टिस और ओवरी, ये जो सेक्स ऑर्गन है ये इनिशियल स्टेज में एब्डोमिनल कैविटी में प्रोड्यूस हो रहा है ना. ओवरी जो है वो एब्डोमिनल कैविटी पेल्विक रीजन में ही है, लेकिन ये जो टेस्टिस है वो आफ्टर प्रोडक्शन कहाँ आ जाता है? स्क्रॉटम में. ओके, ये ध्यान में रखना कि जब यूटेराइन लाइफ होती है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ, कहने का मतलब है कि जब विद इन द यूटरस मेल फिटस हो या फीमेल फिटस हो, दोनों में सेक्स ऑर्गन का प्रोड्यूशन मेसोडर्म से होगा. मेसोडर्म इज द लेयर ऑफ एम्ब्रियो, एंड इसमें होता ये है कि जो फीमेल के केस में जो प्रोडक्शन हो रहा है सेक्स ऑर्गन का वो वहीं रह जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन मेल के केस में ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, ये डिसेंड होके कहाँ आ जाता है? स्क्रॉटल सैक में, मींस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा.
फिर जैसा कि हम यहाँ डिस्कस कर ले, दो टर्म आता है टेस्टिस से रिलेटेड, एक टर्म आता है इंग्यूनल कैनाल और दूसरा आता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या आता है? इंग्यूनल कैनाल एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो हम यहाँ ये दोनों टर्म को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस का डायग्राम। ओके, तो हम लोग कुछ टेस्टिस से रिलेटेड बातों को पहले देख ले। टेस्टिस के लिए बोला कि टेस्टिस इज द मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट इज प्रेजेंट इन पेयर, located in a small bag-like structure situated below and outside the abdominal cavity called as scrotum or scrotal sac. Okay, temperature of scrotum is 2 to 2.5 degrees Celsius lesser than body temperature. ये सब क्लियर था हमारा। हमें यह सीखना था स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड इंग्यूनल कैनाल। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो each testis is attached to dorsal body wall of the abdominal cavity. हर टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से भले ही वो डिसेंड होके कहाँ चला गया, स्क्रोटम में, लेकिन वो अटैच है। किससे अटैच है? तो एब्डोमिनल कैविटी से। तो यहाँ पे हमने बोला कि each testis is attached to dorsal body wall, dorsal body wall of the abdominal cavity through a cord called spermatic cord. Means spermatic cord is a cord-like structure which attach the testis with dorsal body wall of abdominal cavity. Clear है? ये एब्डोमिनल कैविटी से किसको अटैच करता है? टेस्टिस को। कौन? स्पर्मेटिक कॉर्ड। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो हमने जैसे बताया कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में हमारे 6 ऑर्गन एब्डोमिनल कैविटी में फॉर्म होते हैं, जिसमें कि टेस्टिस जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ वो डिसेंड होके कहाँ आ जाता है? स्क्रोटम में। तो यहाँ इसी बातों को हमने लिखा है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी, क्लियर है, एंड डिसेंड टू रीच द स्क्रोटम एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्लियर है? मीन्स ये जो एब्डोमिनल कैविटी में बना था वो बर्थ के समय कहाँ आ गया? स्क्रोटम में आ गया। लेकिन कुछ मेल्स के केस में ऐसा होता है जिसमें कि ये एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होके और ये क्या स्क्रोटम में नहीं आ पाता है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कहलाता है क्रिप्टोकाइटिज्म, जिसको हम अनडिसेंट टेस्टिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनडिसेंट टेस्टिस एंड क्रिप्टोकाइटिज्म। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। हमने सीखा स्पर्मेटिक कॉर्ड, इट इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द टेस्टिस फ्रॉम टेस्टिस टू एब्डोमिनल कैविटी। ओके, फिर हमने सीखा क्रिप्टोकाइटिज्म मीन्स अनडिसेंडेड टेस्टिस। अब यहाँ हम सीखेंगे इंग्यूनल कैनाल। इंग्यूनल कैनाल क्या होता है ना? तो इंग्यूनल कैनाल को और इंग्यूनल कैनाल, इंग्यूनल कैनाल के लिए बोला गया कि स्क्रोटम जो है वो कनेक्टेड होता है एब्डोमिनल कैविटी से, ठीक है, किसके थ्रू? तो एक पैसेज के थ्रू जिसे हम इंग्यूनल कैनाल कहते हैं। इससे पहले हमने बोला था स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसमें बोला था कि टेस्टिस जो है वो अटैच होता है एब्डोमिनल कैविटी से, जिसे हम ये स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन यहाँ हमने बोला कि स्क्रोटम इज कनेक्टेड टू द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू अ पैसेज कॉल्ड इंग्यूनल कैनाल। अब हमने बोला कि ये जो ये यहाँ पे हमने टेस्टिस की बात की, तो टेस्टिस इज फॉर्म इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी और फिर वो स्क्रोटम में आता है। तो एब्डोमिनल कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम, ये जो टेस्टिस आ रहा है, क्या आ रहा है? टेस्टिस। ये किसके थ्रू आ रहा है? तो इंग्यूनल कैनल के थ्रू आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? इंग्यूनल कैनल। मतलब ये एक पैसेज है जिसके थ्रू जो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में फॉर्म हुआ था इन एम्ब्रियोनिक स्टेज,
वो डिसेंड डाउन होके कहाँ पहुंच रहा है, स्क्रॉटम में पहुंच रहा है। तो अगर एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रॉटम के बीच में कोई पैसेज होगा तब तो ऐसा होगा। तो हाँ, ये पैसेज है और वो पैसेज क्या कहलाता है, इंग्यूनल कैनल। तो इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको ध्यान में रखना है कि इंग्यूनल कैनाल इज अ पैसेज विच कनेक्ट द एब्डोमिनल कैविटी विथ स्क्रॉटम। क्लियर है। और इसी पैसेज के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रॉटम का डिसेंड होता है, किसमें, एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस जो है वो कहाँ डिसेंड होके आ रहा है, स्क्रॉटम में। तो यहाँ हमने आज टेस्टिस से रिलेटेड डिफरेंट बातें डिस्कस की। हम स्टार्ट किए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, तो यहाँ तक आज हमने यहाँ पे टेस्टिस के बारे में सीखा। आगे हम टेस्टिस के डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ओके, लिखिए।